हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलते हैं आज के वीडियो में। हम लोग आज पढ़ने वाले हम लोग प्रकाश के बारे में और प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रकाश ऊर्जा है और प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। दोनों, प्रकाश एनर्जी भी है और प्रकाश तरंग भी है। अब इसका यूज क्या है। आप सब लोग जानते हो कि प्रकाश तरंग भी है और प्रकाश क्या है, ऊर्जा भी है। और प्रकाश जो तरंग होती है उसे हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं वो कहीं भी किसी भी माध्यम में आ जा सकती है, या अगर माध्यम नहीं भी है तब भी वो हर जगह आ जा सकती है। जैसे प्रकाश हवा में चलता ही है, पानी में चल सकता है, लेकिन अंतरिक्ष में जब आता है तो वहां ना तो हवा है ना तो क्या पानी है, यानी कोई माध्यम नहीं है, फिर भी वहां वो चल सकता है। इसलिए ऐसे तरंगों को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। यानी ऐसे तरंगे जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता ना हो उन्हें हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, जो विकिरण ऊर्जा के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है। और ये प्रकाश जो है इसी के कारण ही सारी वस्तुएं हमको दिखाई पड़ती हैं। यानी प्रकाश एक टाइप कह सकते हो अनुभूति है, फीलिंग है, जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें विकिरण के रूप में प्राप्त होती है, या प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कहीं भी किसी भी माध्यम में बिना माध्यम के भी आ जा सकती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रकाश के क्वालिटी के बारे में। प्रकाश की दो क्वालिटियां हैं जिसमें से आज हम दोनों क्वालिटी के बारे में चर्चा करेंगे। एक है परावर्तन और एक है अपवर्तन। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। आई मीन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बातों को जानते हैं, समझते हैं कि अगर हम लोग प्रकाश किसी भी सतह पर, कोई भी सतह हो, कैसी भी सतह हो, अगर उस पर हम प्रकाश को आपतित कराते हैं तो होता क्या है, वो सतह कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, कोई भी सतह हो, और कुछ प्रकाश को क्या करता है, वो वापस लौटा देता है। तो सतह, किसी भी सतह पर अगर हम प्रकाश को आपतित कराएं तो वो उसमें से बहुत सारा प्रकाश उस सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ प्रकाश को क्या कर दिया जाता है, लौटा दिया जाता है। इसे परावर्तन नहीं कहते। अगर ऐसा हो कि प्रकाश आपतित हो रहा हो, उसमें से थोड़ा सा अवशोषित हो बल्कि अधिकांश प्रकाश क्या हो जाए, लौट जाए, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। यानी परावर्तन थोड़ा सा डिफरेंट है। परावर्तन में सतह से प्रकाश टकराकर जो आ रहा है उसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। अगर उसकी मात्रा कम है तो उसे आप परावर्तन नहीं कह सकते हो, उसे फिजिक्स में एक और घटना कहते हैं, जिसे हम लोग विवर्तन कहते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उसे हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं, उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। लेकिन परावर्तन क्या है, प्रकाश द्वारा किसी भी सतह से टकराकर अगर अधिकांश भाग प्रकाश का उसी माध्यम में वापस लौट आता है तब तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन। और परावर्तन क्रिया प्रत्येक सतह से नहीं होती है। परावर्तन की क्रिया हमेशा उस सतह से होगी जिसकी सतह पॉलिशदार होगी या चमकीली होगी। जैसे कोई प्लेट है, उस पर आप चांदी की पन्नी जो है उसे चिपका दो, उस पर प्रकाश डालोगे तो प्रकाश अधिकांश मात्रा में क्या होगा, और वापस लौट के आएगा, तो उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दर्पण ले लिया आपने, दर्पण पर भी अगर हम प्रकाश को आपतित कराएं तो उसमें भी क्या होता है, हल्की सी प्रकाश अवशोषित होती है, बाकी अधिकांश प्रकाश लौट आता है। इस घटना को हम लोग परावर्तन कहते हैं। दीवालों पर अगर आप प्रकाश डालोगे
तो वहां अधिकांश प्रकाश अवशोषित हो जाए, कुछ प्रकाश ही वापस लौटकर आता है, तो उसे हम लोग परावर्तन नहीं कहेंगे। तो परावर्तन है क्या, तो बताओगे, यदि कोई प्रकाश किसी सतह से टकराकर अधिकांश भाग उसका लौट आ रही है, यानी टकराकर उससे लौट आ उसी माध्यम में लौट जाए, तो ऐसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन जिस तल से होता है, प्रकाश का परावर्तन जिस तल से होगा उस तल को परावर्तक तल कहते हैं। उसे हम लोग परावर्तक तल आई मीन रिफ्लेक्टिव सरफेस कहते हैं। यानी जिस सरफेस से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम लोग परावर्तक तल कहते हैं। और वो हमेशा पॉलिशदार यानी चमकीला होना चाहिए। दर्पण भी हो सकता है या चांदी की या किसी भी चमकीली धातु की पॉलिश की हुई सतह भी परावर्तक तल कहला सकती है। अब परावर्तन में कुछ विशेष बातें हैं जो समझते हैं हम लोग। अगर ये एक परावर्तक तल है जिससे प्रकाश टकराकर फिर उसी माध्यम में लौटेगा, वो अधिकांश मात्रा में लौटेगा, यानी परावर्तन होगा, ये कोई परावर्तक तल है। अगर हम इस पर कोई प्रकाश किरण आपतित कराते हैं तो जो लाइन प्रकाश रे, जो किरण, जो रे इस तल पर आता है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं, आई मीन क्या, इसे इंसिडेंस रे कहते हैं। इंसिडेंस रे कहते हैं। यानी जो रे, यानी जो भी किरण परावर्तक तल पर टकराती है उस रे को हम लोग आपतित किरण या इंसिडेंस रे कहते हैं। और ये किरण जिस पॉइंट पर टकराती है उस पॉइंट को आपतन बिंदु कहते हैं। आई मीन क्या, इसे इंसिडेंस पॉइंट कहते हैं। इंसिडेंस पॉइंट कहते हैं। अब ये प्रकाश किरण टकराया और उसके बाद ये उसी माध्यम में क्या होगा, लौट जाएगा। तो जो प्रकाश किरण सरफेस से टकराने के पश्चात लौट जाती है उस प्रकाश किरण को हम लोग परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहते हैं। और इसे रिफ्लेक्टिव रे कहते हैं। तो आने वाली रे को इंसिडेंस रे और टकराकर जाने वाली रे को रिफ्लेक्टिव रे कहते हैं। और जहां पर दोनों मिलते हैं, टकराती है जहां किरण, उससे हम लोग इंसिडेंस पॉइंट यानी क्या, आपतन बिंदु कहते हैं। अगर इसी इंसिडेंस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दी जाए, बिल्कुल ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन अगर इस सरफेस पर खींची जाए जो इसके इंसिडेंस पॉइंट पर मिलता हो, तो इसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं। इसे हम लोग उस पॉइंट का नॉर्मल आई मीन अभिलंब कहते हैं। और ये अभिलंब जो है, इसी के द्वारा इंसिडेंस रे या रिफ्लेक्टिव रे कितने कितने एंगल पर गया है, आया है, उसको नापते हैं। अब इस नॉर्मल से जो इंसिडेंस रे है जितना एंगल बनाती है, इस एंगल को हम लोग आपतन कोण आई मीन इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल कहते हैं। और ये जो एंगल है इसको रिफ्लेक्टिव एंगल आई मीन परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। और इसे स्मॉल आई से लिखते हैं और इसे स्मॉल आर से लिखते हैं। ये हो गया कुछ कॉन्सेप्ट किसके बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। कि प्रकाश के परावर्तन में परावर्तन हमेशा एक सरफेस द्वारा होता है। उस सरफेस को हम लोग रिफ्लेक्टिव सरफेस कहते हैं। जो किरण आती है और सरफेस टकराती है उसे आपतित किरण आई मीन क्या, इंसिडेंस रे कहते हैं। और जो किरण टकरा के लौट जाती है उसे परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टिव रे कहते हैं। और ये दोनों किरण जिस पॉइंट पर मिलती हैं, सरफेस के जिस पॉइंट मिलती हैं, उसे आपतन बिंदु या इंसिडेंस पॉइंट कहते हैं। और इस इंसिडेंस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर अगर लाइन खींची जाए इस सरफेस के, तो उसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं। और नॉर्मल से ही
दोनों जो रेज हैं, इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टिव रे, दोनों के एंगल को नापते हैं। इस एंगल को जो इंसिडेंस रे के साथ बनती है उसे इंसिडेंस एंगल कहते हैं, और जो रिफ्लेक्टिव रे से बनती है उसे रिफ्लेक्टिव रेज कहते हैं। अब इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ रूल्स हैं। तो अगर कोई पूछे आपसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में रूल्स क्या है, बताएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो रूल्स हैं। पहला रूल क्या है, ये जो इंसिडेंस रे है आपकी, और ये जो नॉर्मल है नॉर्मल, और ये जो आपका रिफ्लेक्टिव रे है, ये हमेशा सरफेस के किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे। हमेशा सरफेस के एक पॉइंट मिलेंगी। किसी ये नहीं कि ये अलग पॉइंट पर है तो ये अलग होगा, ये अलग, ऐसा कुछ नहीं कि आपको ऐसे बनाना है कि ये अगर सरफेस है, इंसिडेंस यहां, रिफ्लेक्टिव यहां और नॉर्मल यहां, ये तीनों अलग नहीं हो सकती, जब भी होंगी किसी एक पॉइंट पर। दूसरा रूल क्या है इसका, ये जो इंसिडेंस एंगल है I और ये जो रिफ्लेक्टिव एंगल है R, ये हमेशा क्या होगा, बराबर। ये हमेशा I इक्वल R होगा। तो अगर आपको कोई डायग्राम दे दिया जाए, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स डायग्राम दे दिया जाए और पूछा जाए क्या इसमें परावर्तन हो रहा है या अपवर्तन, तो वहां पर आप अगर I इक्वल R प्रूफ कर दिए तो तुरंत आप बताओगे कि यहां रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन के सिवा और कुछ भी नहीं हो रहा। तो अगर आपको रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है, कहीं भी किसी भी डायग्राम में दिखाना है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो आपको दिखाना पड़ेगा क्या, I इक्वल R होगा, इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्टिव एंगल क्या होगा, बराबर होगा। और इसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम कहते हैं हम लोग। ऐसी हमारे पास एक घटना और है जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब अपवर्तन क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, अब आज पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन क्या होता है, नहीं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, दोनों में थोड़ा अंतर है। रिफ्लेक्शन में यानी परावर्तन में प्रकाश जिस मीडियम से आता है उसी मीडियम में लौट जाता है, लेकिन अपवर्तन क्या, रिफ्रैक्शन में जिस मीडियम से आएगा उस मीडियम में वापस लौट के नहीं जाएगा बल्कि दूसरे मीडियम में जाएगा। यानी आप कह सकते हो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा अंतर है। रिफ्लेक्शन में प्रकाश जिस मीडियम से आएगा उसी मीडियम में वापस जाएगा, बट रिफ्रैक्शन में यानी अपवर्तन में प्रकाश एक मीडियम से आएगा तो दूसरे मीडियम में उसे जाना है। अगर वो नहीं गया एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो ये वाली घटना जिसे आप रिफ्रैक्शन कहते हो ये कभी भी नहीं होगी। ठीक है, मतलब इसके लिए कम से कम दो मीडियम होने चाहिए। अब दोनों मीडियम में एक खास बात होनी चाहिए कि दोनों मीडियम का जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक जिसे हम लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो सेम नहीं होना चाहिए। अब सवाल होता है ये अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। हम लोग जानते हैं कि वैक्यूम में, निर्वात में प्रकाश की जो वेलोसिटी होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वैक्यूम में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन और किसी मीडियम में कोई पूछे आपसे प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो बेटा और किसी मीडियम में प्रकाश की चाल हमेशा इससे कम ही होगी। मतलब मैं पूछूं कांच में, ग्लास में प्रकाश चाल कितनी होगी, तो इससे कम होगी। वाटर में यानी पानी में कितनी होगी, इससे कम होगी। हर मीडियम में प्रकाश की चाल इससे कम होती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब अगर कोई पूछे आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो बताएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक किसी मीडियम यानी माध्यम का होता है, चाहे वो ग्लास का हो, चाहे वो वाटर का हो, चाहे वो एयर का हो, सबका होता है। अब होता क्या है, तो बताएंगे उस जो वैक्यूम में प्रकाश की चाल है यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और जो मीडियम में प्रकाश की चाल है, उन दोनों के रेशियो को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कोई पूछे आपसे अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या,
तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर ये सेम हो गया, अगर ये दो मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम हो गया, आई मीन अगर मैं कहूं पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, दूसरे क्या है n2, तो n1 का फॉर्मूला होगा C/V1 और ये C/V2, C से C कट गया, आई मीन V1 = V2। तो अगर हम ऐसे मीडियम लेते हैं जिसमें दोनों मीडियम में प्रकाश की वेलोसिटी जो है वो सेम हो, तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन कब होगा? रिफ्रैक्शन कब होगा? जब आपके पास दो मीडियम हो। दोनों मीडियम कैसे होने चाहिए? उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने चाहिए। आई मीन दोनों मीडियम में प्रकाश की चाल जो है वो अलग होनी चाहिए। अगर प्रकाश की चाल सेम हो गई तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अब रिफ्रैक्शन है क्या, तो बताएंगे हम लोग कि अगर कोई लाइट रे यानी प्रकाश किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो, तो प्रकाश जिस पथ पर चलती है उससे बेंड हो जाती है, यानी उससे अपने जो उसका रियल पाथ है उससे बेंड होकर कहीं और चली जाती है, मुड़ करके कहीं और चली जाती है, और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो रिफ्रैक्शन है क्या? प्रकाश का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर अपने पथ से यानी अपने पाथ से बेंड होना, किसी भी दिशा में बेंड होना, कोई दिशा फिक्स नहीं है इसकी, किसी भी दिशा में बेंड हो जाना यानी मुड़ जाना क्या कहलाता है? अपवर्ड। और मीडियम को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आधार पर दो भागों में डिवाइड करते हैं। ऐसा कह सकते हो कि अगर हम कंपैरिजन करें दो मीडियम का, तो उसके आधार पर हम लोग उसे दो मीडियम में बांट सकते हैं। जैसे मैंने कहा है, एक मीडियम मैंने कांच लिया, ग्लास, और एक पानी ले लिया, यानी ग्लास, दूसरा वाटर। अब हम कांच की बात करें तो हम देखते हैं कांच के जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही क्लोज होते हैं और वाटर के पार्टिकल्स क्या थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं। तो ऐसे दो मीडियम जिनके पार्टिकल्स बहुत ही कम, बहुत ही नजदीक हों, उनमें गैप कम हो, ऐसे मीडियम्स को हम लोग डेंसर मीडियम कहते हैं। डेंसर मीडियम कहते हैं, आई मीन सघन माध्यम कहते हैं। और जिनके पार्टिकल थोड़ा दूर दूर हों तुलना में, उसे हम लोग रेयर मीडियम कहते हैं, आई मीन क्या? विरल माध्यम कहते हैं। तो आप पार्टिकल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या उनके पार्टिकल्स के बीच की दूरी के आधार पर दो भागों में बांट सकते हो। तो मीडियम दो टाइप का होता है, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा क्योंकि वहां वेलोसिटी कम होगी, और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा क्योंकि वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी। मतलब सीधी सी बात आपको याद रखना है कि माध्यम जितना ही सघन होगा, घना होगा, डेंसर होगा, प्रकाश की वेलोसिटी उतनी ही क्या होगी? कम होगी। और जितना रेयर होगा, विरल होगा, प्रकाश की वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो रिफ्रैक्शन के बारे में समझते हैं कि रिफ्रैक्शन में प्रकाश बेंड होता है तो कहां बेंड होता है। तो मैं दिखाता हूं, ये एक कह सकते हैं सरफेस है, इसके ऊपर रेयर मीडियम है और यहां पर डेंसर मीडियम है। ऊपर आपका विरल माध्यम है, कोई भी मीडियम है, और नीचे जो है वो कोई सघन आई मीन डेंसर मीडियम है। प्रकाश रे ऐसे आ रही है और इस रे को हम लोग वही इंसिडेंस रे आई मीन आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। ये हमारी आपतित किरण आ रही है। अभी जिस पॉइंट पर मिलती है उसे इंसिडेंस पॉइंट कहते हैं, आपतन बिंदु। और हम लोग अगर यही एक नॉर्मल खींच लें, एक नॉर्मल बना लें, तो इस समय जो हमारी रे है, प्रकाश रे यानी प्रकाश किरण है, वो रेयर से आ रहा है और जा कहां रहा है? डेंसर से। तो जब लाइट रे रेयर से डेंसर की जाती है तो उसे जाना चाहिए ऐसे आगे, बट वो थोड़ा सा बेंड हो जाती है किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ। और ये है रिफ्रैक्शन। तो आपको याद क्या रखना है, जब कोई लाइट रे रेयर मीडियम से कहां? डेंसर मीडियम में जा रही हो तो वो बेंड होती है किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ।
ये आपका नॉर्मल है, आई मीन क्या, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और इस एंगल को आई कहते हैं, इंसिडेंस एंगल, और इसको रिफ्रैक्टिव एंगल कहते हैं। और ऐसे कंडीशन में हमेशा आई बड़ा होता है किससे, आर से। अगर मैं कहूं कि ये जो हमारा है वो डेंसर मीडियम ऊपर वाला, और नीचे वाला अगर रेयर मीडियम है, और लाइट रे ऐसे आ रही है, ये आपकी इंसिडेंस रे है, तो उसे जाना तो इधर चाहिए, ठीक आगे दिशा में, लेकिन वो थोड़ा और बेंड हो जाती है, यानी वो अभिलंब से दूर चली जाती है, वो नॉर्मल से थोड़ा दूर चली जाती है। ऐसे कंडीशन में ये एंगल आई होगा और ये आर होगा, और ऐसे कंडीशन में आर हमेशा बड़ा होता है किससे, आई से। तो रिफ्रैक्शन जो होता है वो टू कैटेगरी का होता है, दो टाइप का कह सकते हो, कि जब रिफ्रैक्शन ऐसा होगा कि लाइट रे कहां जाएगी, रेयर से किसमें, डेंसर में, तो लाइट रे बेंड होगी किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ, उसी की तरफ बेंड होगी। लेकिन अगर लाइट रे डेंसर से कहां जा रही है, रेयर में, तो वो इससे दूर जाएगी, बेंड तो होगी बट उससे दूर हो जाएगी। और इस कंडीशन में इंसिडेंस एंगल आई बड़ा होगा, रिफ्रैक्टिव एंगल आर छोटा होगा। इस कंडीशंस में इंसिडेंस एंगल क्या होगा, छोटा, और रिफ्रैक्टिव एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये था आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इसके पहले हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।